नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में नए निवेले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है इस टीम की जो घोषणा है वो 2024 के चुनाव को देखते हुए की गई है। अब कांग्रेस पार्टी में भी हलचल तेज है कि काफी वक्त पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई, करण माहरा को नई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नई टीम गठित नहीं की है। और इसको लेकर अब तैयारियां तेज होगी कांग्रेस पार्टी में भी। अब देखने वाली बात होगी किसकी कितनी तैयारी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, अब की बारी किसकी कितनी तैयारी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। नए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द हो सकता है ऐलान। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे है। चौधरी भूपेंद्र आजमगढ़ दौरा बीच में छोड़ दिल्ली रवाना हुए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे। तब से काफी समय बीत गया है। प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो खाली है। कई सारे नामों की चर्चाएं हो रही थी और इस वक्त जो खबर आ रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। आजमगढ़ दौरे पर थे और बीच में दौरा छोड़ के दिल्ली रवाना हो गए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे यूपी हेड दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या माने, कयास है या फिर अभी भी कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर ये मान लिया जाए भूपेंद्र सिंह ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप सही कह रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज जाट गुर्जरों को मनाने की भी हो सकता है कोशिश कर रही हो। इसकी वजह से भूपेंद्र चौधरी को बुलाया है और 2024 के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हालांकि आपको बता दो, भूपेंद्र चौधरी का एक सरकारी कार्यक्रम आजमगढ़ में था, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं तो उसी से रिलेटेड कोई सरकारी कार्यक्रम था उनको बीच में वो कार्यक्रम रद्द करके अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दिल्ली बुलाया, तो वो कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कयास ये लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्र भी ये बता रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का शुरू से ही जब स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल इस्तीफा दे दिया, तब से भूपेंद्र चौधरी कहीं न किसी कारण से चर्चा में रहे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब जब संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कल चार्ज ले लिया, यहाँ बैठकें कर ली, सभी प्रदेश पदाधिकारियों, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, सभी सांसद, विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों से मुलाकात कर ली, उन्होंने परिचय कर ली। तो ऐसा पहले ही बताया गया था कि जब संगठन महामंत्री वहां जाके चार्ज ले लेंगे, अपना परिचय सबसे कर लेंगे, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के कर लेंगे उनसे, तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो वही अब कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि भूपेंद्र चौधरी इकलौते हैं जिनको अभी तक दिल्ली बुलाया गया है, तो हो सकता है, ये सूत्र बता भी रहे हैं कि आज और कल में ही यूपी भाजपा का अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। तो भूपेंद्र चौधरी उसी कारण से दिल्ली बुलाए गए हों, ऐसा सूत्रों का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जब तक हो न जाए, लिखित न आ जाए, कोई उस पर अथेंटिक सूचना नहीं है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है दिनेश, जो नाम सबसे आगे है, चूंकि अगर 2022 के जो चुनाव के नतीजे थे, हालांकि दोबारा सरकार में बीजेपी आई, बहुमत के साथ आई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कोशिश थी बीजेपी की झंडा गाड़ने की, मजबूत स्थिति में आने की, वो नहीं हो पाया। तो हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे है। दिनेश जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से सोची थी उससे अच्छा वहां प्रदर्शन उसका रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंतर होता है। अभी किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही किसानों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई थी दिल्ली में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हिस्से में किसान हैं जो जाट और गुर्जर समुदाय से, क्योंकि ये भी भूपेंद्र चौधरी भी जाट समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साधने की कोशिश पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से ये नहीं चाहती है कि 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014 और 19 लोकसभा की तरह ही रहे, उससे नीचे न आए। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी बड़ा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे और दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री हैं। तो ऐसे में ये काफी हद तक जो भारतीय जनता पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। वो इसीलिए उनको दिल्ली आज बुलाया गया है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था उनके विभाग का, पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम था, उसको कैंसिल करके दिल्ली जाना ये संकेत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय ले लिया है और अगले प्रदेश अध्यक्ष का भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगाएगी और उसका आज या कल तक घोषणा भी कर देगी। बिल्कुल जल्द ऐलान हो सकता है और भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे। देखने वाली बात होगी औपचारिक घोषणा कब होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। आजमगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। देवभूमि के दंगल में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक बार पटना ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना दें। को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे। आप जरा बताइए हम कितनी बात जाकर के करते रहे। और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था हर घर नल का जल के लिए भी है? हर घर, आप ही बताइए, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है। अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही। अब पहले कहां थे, अब फिर कहां गए, फिर कहां गए, आप कुछ बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए जो 7 निश्चय में था सबके लिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात, हम तो बहुत सिंपल आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं। अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई, दिल्ली में एक बार मीटिंग हो रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर घर नल का जल उसको करिएगा मेंटेनेंस। हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसको कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी है कि खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो आप बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं और न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए
कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। अब फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा। और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए ना कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? अब बताइए। अटल जी, अब जान लो जरा सा, अटल श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे। जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी। और कितना मानते थे, एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिला है, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। आडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे अब बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने। तो आप सुन रहे थे पटना के विधानसभा सदन से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष और बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। बात करेंगे दो भूमि दंगल की, जहां प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने नई टीम का गठन कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी भी कह रही है बहुत जल्द अपनी टीम का गठन करेंगे। कुल मिलाकर 2024 को लेकर ये तैयारी कही जा रही है। इसी पर आज बात करेंगे, अब की बारी किसकी, कितनी तैयारी।
29 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हुई और 23 अगस्त को कार्यकाल का 1 माह पूरा होने से पहले ही भट्ट की नई टीम घोषित हो गई है। टीम ने नए चेहरों को इस बार प्रमुखता से जगह दी है, जहां तीनों महामंत्री सहित 7 उपाध्यक्ष और 7 मंत्रियों को हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी। जिम्मेदारी मिलने से कई चेहरे तो खिले हुए, वहीं कुछ में नाराजगी भी है। भाजपा का लक्ष्य 2024 पर फतेह हासिल करना है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अभी भी नेताओं को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। आपको बता दें, 10 अप्रैल को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। तभी से लेकर अभी तक संगठन में टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि बीच बीच में माहरा ने कार्यकारी जिम्मेदारी कुछ नेताओं को बांटते जरूर नजर आए, लेकिन कब पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी, चर्चा इसी पर। अब की बारी किसकी कितनी तैयारी, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वहीं भाजपा में मिली नए चेहरों को जिम्मेदारी पर महिला प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त आशा नौटियाल ने भाजपा संगठन को अपना आभार जताया और यह भी स्वीकार किया कि भाजपा ने एक छोटे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद देकर उसकी गरिमा को बरकरार रखा। जी देखिए, मैं जो जिम्मेदारी संगठन ने हम लोगों को दी है, मैं आप उनका प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पार्टी संगठन का बहुत आभारी हूँ कि मुझे जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को प्रदेश की आधी से अधिक आबादी की जो जिम्मेदारी संगठन ने मुझे सौंपी है, उसके लिए मैं संगठन की बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। भाजपा आगामी 2024 के चुनाव की रणनीति पहले से ही तय कर चुकी है। लक्ष्य है तो सिर्फ यही कि 2024 के चुनाव में फतह हासिल की जाए। इसलिए भाजपा की रणनीति साफ है, जिस पर लगातार हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी में स्थान देना और आगे की बूथ स्तर पर तैयारी करना। इसके लिए आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की। भाजपा की 15 सितंबर तक कार्यकारिणी समिति का भी गठन जल्द ही किया जाएगा, जिसमें भाजपा ने 28 विभागों का गठन किया है और जिसमें 2 भागों में बांटकर काम प्रदेश में किया जाएगा। इसके अलावा 15 सितंबर तक 18 प्रकोष्ठ भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ आगामी चुनाव है। प्रदेश की कार्य समिति है, ये सब घोषणा 15 सितंबर तक हम पूर्ण कर लेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि अपने कार्य को सर्वव्यापी बनाने के लिए हमने 28 विभाग हमारे बने हैं। उस विभाग की दृष्टिकोण से हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 28 विभागों दोनों दायित्व हम 14 अपने जो कार्यकर्ताओं के विभाग के प्रभारी हमने बनाए हैं, 14 विभाग हम उनको वितरित करेंगे। इसके साथ 18 हमारे प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ में हमने 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 18 प्रकोष्ठों में 9 प्रकोष्ठों के अलग अलग दायित्व देकर उन कार्यकर्ताओं को दायित्व देंगे, जिसकी घोषणा भी हम 15 सितंबर तक कर देंगे। बाद में जिले की टीम उस रूप में बनेगी, उसको हम लोग बनवाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि विपक्षी दल के आगे कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में सभी को साधते हुए अगस्त अंत या 15 सितंबर तक छोटी और संतुलित टीम घोषित कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के इस इंतजार में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर कार्यकारिणी घोषित होने में अड़चन क्या है। काफी हद तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऊपर अपने बयान में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में प्रदेश की पूरी टीम शामिल होगी। वहीं सूत्रों की माने तो उस टीम को बनाने में अध्यक्ष माहरा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगस्त आखिरी तक या फिर सितंबर 15 तक हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और बीजेपी और कांग्रेस की कार्य करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है और
हम लोग कोई जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। हम विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, तो हमारे चैलेंजेस भी उसी तरीके से ज़्यादा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक प्रदेश का संगठन बनना। तो उसमें कोई जल्दीबाजी मैं नहीं करना चाहता और हल्के हल्के करके चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। कई पदों में हम लोगों ने नियुक्तियां कर भी दी हैं, कुछ आपको नज़दीक भविष्य में दिखाई देंगी और एक कार्यकारिणी का एक छोटा स्वरूप आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। प्रदेश में होने जा रहे आगामी 2024 के चुनाव को सभी पार्टियां गंभीरता से ले रही हैं। खासकर सत्ता दल भाजपा ने तो अभी से ही अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। वहीं विपक्ष के सभी बड़ी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस अभी अपने गहन चिंतन और मंथन में ही लगी है। चुनाव में आगे की स्थिति किसकी कितनी मजबूत होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भाजपा में नए चेहरों को जगह मिलने के बाद अब विपक्षी दल भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की घोषणा के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी हलचल तेज है कि आखिर वो कब नई टीम का गठन करेगी। हालांकि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बीजेपी में, उसमें कई सारे जो लोग हैं वो नाराज भी हैं और जिनको जिम्मेदारी मिली उनके चेहरे खिले हुए हैं। क्या जो आपसी मनमुटाव है उसको कैसे दूर करेगी बीजेपी, वो चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी अपनी नई टीम को लेकर कितना तैयार है और कब इसकी घोषणा होगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे हम। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका। आशीष सैनी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गई हैं। संगीता जी स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल साहब है, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी से, सर बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप राणा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत रविंद्र कुमार जी आपसे ही करेंगे। गठन हो गया है, अब ये कहा जा रहा है कई लोगों को नाराजगी भी है, जिन्हें हटाया गया है उनको क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी या जो आपस में जो तालमेल है उसको कैसे बैठाएंगे? कई सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए भी। रविंद्र जी देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगभग बनने के 20-22 दिन के अंदर ही अपनी पूरी टीम की घोषणा कर दी, ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा संभव भारतीय जनता पार्टी की जैसे संगठन के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन कहा जाता है जो हमेशा जीवित रहता है, हमेशा चलता रहता है। और आप देखेंगे हमारे संगठन की ओर तो जिस प्रकार से नए अनुभवी युवा चेहरों को जगह जिस तरीके से दी गई, युवा मुख्यमंत्री, युवा प्रदेश अध्यक्ष और अब युवा टीम जो पूर्ण रूप से तैयार है आगामी चुनाव को लेते हुए और पार्टी का काम करने के लिए, प्रदेश में अपना और लोगों के बीच में अपना विस्तार करने के लिए, अपनी केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक को पहुंचाने के लिए आज युवा टीम जिस प्रकार से घोषणा हुई है, उसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मैं पहले भी कई बार इस विषय को मैं कई चैनल पे कह चुका हूँ, आपके यहाँ भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से आप देखेंगे आज 3-4 महीने हो गए इनके प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए। मेरे ख्याल से अप्रैल में या मार्च में इनके प्रदेश अध्यक्ष 10 अप्रैल को नियुक्ति हुई थी। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास हम आएंगे। हम चाहेंगे आप अपनी बात जो है जल्दी पूरी करें, चूंकि कई सारे खास मेहमान और भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी 2 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के 4 महीने लगभग हो गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से इन्होंने अपने किसी भी पदाधिकारी की, सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष, वो भी एक लिखित रूप में है प्रदेश अध्यक्ष है, मैं नहीं मानता वह प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कबीलों में बटी पार्टी है, चाहे वो माननीय प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे रंजीत रावत हो, ये अलग अलग तरीके से गुट बना के अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कभी भी एकजुटता होके पार्टी के अंदर किसी भी कार्यक्रम को नहीं किया है। ठीक है आशीष जी, क्या ये बड़ा कारण है कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक नई टीम का गठन नहीं हुआ है?
गुटबाजी एक बार फिर से ना हो, क्योंकि जब नई टीम होती है तो हर किसी की कोशिश होती है कि अपने लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, उनको जिम्मेदारी दी जाए। उससे बचने की कोशिश है या फिर पहले से सामंजस्य बैठाने की कोशिश है कि कैसे पहले पूरा अंदर से बातचीत हो जाए सब कुछ, उसके बाद जो नाम है उन्हें फाइनल किया जाए? आशीष जी। देखिए, संगठन को गठित करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी संगठन की निरंतर प्रक्रिया है, और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो सदस्यता अभियान के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है, और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार वो सितंबर माह के अंत तक उसे हमें पूरा करना है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता और उसके पूरे अभियान के अंतिम चरण में। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, दरअसल ये लोग अगर अपनी कार्यकारिणी जल्दी बना पाने में सफल हो गए तो ये से अपनी उपलब्धि बताते हैं। हमें कहते हैं कि कांग्रेस में सभी से समन्वय करके और सभी चीजों को देखते हुए कार्यकारिणी बनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही डंडे से सारी भेड़ें हाँकी जा रही हैं। अब कौन इनका पुराना अध्यक्ष को भवन में जाकर बैठ जाता है, कौन आदमी कहाँ पर, वहां किसी को बोलने तक की भी बात स्वीकार नहीं कर सकते, और जो आदमी पूरे उत्तराखंड को गाली देता है वो प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। सवाल तो हमारे भी बहुत सारे हैं विपक्ष में बैठने के बाद, लेकिन जवाब इनके पास कोई नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि जिस हाकम सिंह को हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बचाव में क्यों आ जाते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, संगठन में कौन 3 महीने पहले से बना है, कौन 1 महीने में संगठन बना चुका है, ये अलग चीजें हैं, लेकिन हमारी जवाबदेही जनता के प्रति भी होनी चाहिए, संगठन के पदाधिकारियों के प्रति भी, और जो आंतरिक लोकतंत्र हम अपने संगठन दल से शुरू करेंगे एक आरोप रविंद्र जी लगा रहे हैं कि जो करण महारा हैं वो लिखित तौर पर अध्यक्ष हैं और बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी बड़े जो नेता हैं उनकी पार्टी में चल रही है। क्या ऐसा सही है? शायद आवाज नहीं आ रही है आशीष जी की। वापस आएंगे आशीष जी के पास, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन से वो कारण है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे, तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में कौन कितना तैयार है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट, उन्होंने नई टीम के गठन कर दिया और भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी 15 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी। उधर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं करण महारा, उनको 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नई टीम का जो गठन है अभी तक नहीं हुआ है। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है बहुत जल्द नई टीम सामने होगी।
ऐसे कौन से कारण है जो कांग्रेस पार्टी अब तक नई टीम बनाने से बच रही, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी से। पीसी थपलियाल जी के पास हम आएंगे। पीसी थपलियाल जी, कैसे देखते हैं अगर बीजेपी की बात करें और कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे, यूकेडी का क्या सोचना है 2024 को लेके? हमारा ये सोचना है कि जो राजनीति, हम पुराने जमाने के लोग हैं और हम जमीन से जब देखते हैं तो कभी वैचारिक आधार पर राजनीतियां चलती थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो समाजवाद की दृष्टि से आगे बढ़ाया और उसमें पूंजीवाद का समन्वय करके सत्ता चलाई, और धीरे धीरे जो राइटिस्ट फोर्सेस जो कहते हैं अपने को, और ये वामपंथी समाजवादी तमाम विचारधाराओं का अब फिनिश हो गए हैं, खत्म हो गई हैं विचारधाराएं। अब राजनीति पूरी तौर से गैंगी राजनीति बन चुकी है। राजनीति अब व्यवसाय बन चुका है, और व्यवसाय के मामले में जो उत्तराखंड की राजनीति जहां तक आप देखते हो, हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच में झूली है। और जो डिले और फटाफट होना, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के वो ध्रुववाद जिंदा रहते, यानी वहां भी देखो, वहां पे खंडूरी ग्रुप है, वहां पे कोश्यारी ग्रुप है, वहां पे निशंक ग्रुप है, लेकिन निशंक की किस तरह से केंद्र से जो मंत्रालय से हटाकर किस तरह से आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका ग्रुप कहां आएगा? और खंडूरी जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रह रहे हैं, उनकी बेटी को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, बहुत बड़ी बात है। चेले को सांसद बना दिया पौड़ी का, बहुत बड़ी बात है। अब रही बात कोश्यारी जी के ग्रुप की, कोश्यारी जी के ग्रुप का मुख्यमंत्री बन गया, और कोश्यारी जी का ग्रुप ही इस समय संगठन के प्रभाव में है। एक ही ग्रुप इस समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जिंदा है, वो है महामहिम का ग्रुप। और महामहिम इसमें महाराष्ट्र जो आर्थिक स्टेट कहलाती है, राजधानी कहलाती है इस देश की, उसके गवर्नर है। और वहां से जब बड़े ताकतवर नेता हैं वो, और उनके जो भेड़ बकरियां यहाँ पे खट्टी कर दी गई हैं, एक अगवा करती हुई भेड़ खड़ी कर दी गई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा जन नेता नहीं है जिसकी बदौलत यहाँ पे चुनाव जीता जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा आशीर्वाद देकर हमारे ऊपर रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। हमारी जनता का अटूट विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वहां पे जो हरीश रावत है, हरीश रावत हमेशा जब से उत्तराखंड बना है तब से इसकी राजनीति में इंटरफेयर करते रहे। वो इस राजनीति में उनका हमेशा दखल अंदाजी रही है, और इस कारण बेचारा इस समय जैसे महाराज साहब बने हैं और हमारे प्रीतम सिंह जी हैं यहाँ, यानी कांग्रेस के जितने 3, 4, 5 ध्रुव हैं वो जिंदा हैं। उनकी अपनी अपनी मौजूदगी उत्तराखंड में है, इसलिए वहां पे अध्यक्ष को, ये सच्चाई जो मैं बोल रहा हूँ, अध्यक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बनाने में। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि आज राजनीति जो एक सेवा का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म होता था, आज पूरे व्यवसाय में बदल चुका है, धंधा बन चुका है। और धंधे में ये जो पूरे जो संगठन बनता है, ये इसके सेल्समैन होते हैं। सेल्समैनों की भारतीय जनता पार्टी की फैंटास्टिक टीम खड़ी हो चुकी है, और उसमें जो कुछ लोग उधर कर दिए हैं, जैसे हाकम सिंह जैसे तमाम लोग, अब उनसे किस तरह से उनको बचाना है। पीसी थपलियाल जी, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पटना से बड़ी खबर, नीतीश सरकार को विश्वास मत मिल गया है। आज फ्लोर टेस्ट होना था और फ्लोर टेस्ट में विश्वास हासिल कर लिया है, और सदन में बीजेपी पर जमकर बरसे भी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी विश्वास के लायक नहीं, ये कहना है नीतीश कुमार का। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, बिहार में ईडी और सीबीआई की जो इस वक्त एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही हैं, उसको लेकर भी कई सारे जो जुबानी हमले हैं वो किए गए हैं आरजेडी के नेताओं की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, और कहा जा रहा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आज बिहार में फ्लोर टेस्ट था
जिसमें जो मौजूदा सरकार है जेडीयू और आरजेडी की, उसमें विश्वास मत हासिल कर लिया है। और सदन में जमकर बरसे नीतीश कुमार। बीजेपी विश्वास के लायक नहीं, ये कहना है नीतीश कुमार का। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। और अपने अपने बयानों में जांच एजेंसियों का भी जिक्र किया गया है कि अचानक से जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं, अचानक से बिहार में हमारे नेताओं को परेशान कर रही हैं। तो नीतीश सरकार को विश्वास मत मिल गया है। फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है नीतीश सरकार। आपको बता दें जेडीयू आरजेडी अलायंस में सरकार में आई है और फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बिहार के जो विधानसभा सदन है वहां की तस्वीर है, जहां नीतीश कुमार जो हैं हाउस में जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। वापस हम देवभूमि के दंगल में आएंगे और पीसी थपलियाल जी काफी कुछ कह रहे थे, वापस थपलियाल जी के पास ही आएंगे। थपलियाल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं कहीं ना कहीं वो शोर सिफारिश के बलबूते रहती हैं। पहले चीज़ें अलग थी, जो काफ़ी वरिष्ठ होता था या जो ज़्यादा मेहनत करता था उसको जिम्मेदारी दी जाती थी। कितना सही सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही पीसी थपलियाल जी, हम चाहेंगे आप अपना जो ऑडियो है उसे अनम्यूट कर लें। जी हेलो, आ रही है सर? जी सर। जी, मैंने कहा जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमें परमार जैसा नेता नहीं मिला। जो नेता हिमाचल को मिला था, ऐसा बिजनेस, जैसे अगर हिम्मती नंदन बहुगुणा जिंदा रहते, वो विजनरी लीडर थे। अब जो बुढ़ापे में इन्होंने बागडोर नारायण दत्त तिवारी जी को दी तो थी, लेकिन वो ऐसे एज में आ गए थे कि उन्होंने बड़े राज्य को संचालित किया, उनको छोटे राज्य को संचालित करना नहीं आया। उन्होंने बड़े राज्य की माफिक यहाँ पे जब लाल बत्तियां बांटनी शुरू की, और वहीं से हमारे राजनीति में और हमारी अर्थव्यवस्था में जो डगमगाहट शुरू हो गई। और जो उसके बाद खंडूरी जी आए, खंडूरी जी का एक ईमानदारी बहुत बड़ा कद था, उनको भी किस तरह से आपने देखा, जो भाजपा आज जो चाल चरित्र की बात करती है। कुल मिलाकर थपलियाल जी आपका कहना है कि पहले जो संगठन में जिम्मेदारी दी जाती थी वो पैमाना अलग होता था, और आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी चीजें बदल गई हैं। आपके पास सर लौटेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान कुलदीप राणा जी बने हुए, उनके पास आएंगे। उससे पहले आम आदमी पार्टी से संगीता जी हैं, उनका रिएक्शन जान लेते हैं। संगीता जी, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस दमखम के साथ उतरी थी वो सफलता उसको नहीं मिली। 2024 को लेकर क्या सोच है और कैसी टीम होगी? क्योंकि पिछली बार जो टीम के लीडर थे वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। संगीता जी। देखिए शैलेंद्र जी, हर पार्टी का अपना कार्य करने का तरीका होता है, और दल के नेतृत्व को किस तरह से संगठन बनाया जाए इसका अपना अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन का निर्माण कर रही है, और हमारे बहुत से जिलों के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और निचले स्तर तक कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, और डे बाय डे हम लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। रही विधानसभा चुनाव की बात, जरूर हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से अब हम 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जैसी परिस्थितियां हम आज देश में या अन्य राज्यों में देख रहे हैं,
चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो उस स्थिति में 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा। और देखिए, बीजेपी ने जो अपना संगठन बनाया, तो बीजेपी सिर्फ एक चुनावी मोड में हमेशा रहती है, बाकी उन्हें किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं रहता। हम उत्तराखंड में ही देख ले तो यूकेएसएससी, अभी हम जो अग्निवीर की भर्ती देख रहे हैं उसमें भी हम खामियां देख रहे हैं और इन्हीं के मंत्री खुद उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरह से संगठन उन्होंने 20 दिन में बनाया और सब कुछ कंप्लीट कर लिया और वाहवाही कर रहे हैं, उस तरह से उन्हें जनता के मुद्दों पर भी इसी तरह से सक्रियता दिखानी चाहिए और इतनी ही जल्दी फैसले लेने चाहिए, उसमें भी इसी तरह से काम होना चाहिए। तो जनता को भी अच्छा लगे कि हमने एक चुन करके सरकार भेजी और उससे हमारे पक्ष में जल्द से जल्द निर्णय लिए और राज्य को संभालने का काम किया। ठीक है, कुलदीप जी के पास आएंगे। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी करती है और कांग्रेस पार्टी की, जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था, आशीष सैनी का भी कहना है कि माफ कीजिए करण महारा का, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, हमारे सामने चुनौतियां अलग हैं, हमारी तैयारी अलग है, बीजेपी सत्ता में है उसकी तैयारी अलग है। ये भी बहुत मैटर करता है, जो सत्ता में हो वो अगर किसी नई टीम का गठन करता है और जो सत्ता में नहीं है। सर कुलदीप जी। देखिए शैलेंद्र, ये जितनी बातें निकल करके आ रही हैं, हालांकि बीजेपी कई मामलों में आगे है और अन्य दल उत्तराखंड में कई मामलों में बीजेपी से बहुत पीछे है, और चाहे वो चुनाव का रहा हो या फिर विरोध का या विपक्ष का विषय रहा हो। उत्तराखंड में जो अभी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का और यूकेडी का काफ़ी लंबा समय यहाँ है, क्योंकि यूकेडी तो यहाँ की मूल पार्टी कही जाती है। तो लेकिन जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, आप चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आप चाहे विपक्ष का कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन आपको एक बात हमेशा समझनी होगी कि शत्रु में अगर कोई गुण है, विपक्ष में अगर कोई गुण है और अगर वो सकारात्मक हैं, तो उनसे सीखा जा सकता है और उनसे सीख करके अपने आप को अपडेट किया जा सकता है। तो इसको अपडेट करने में, स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और हमारी माइथोलॉजी में भी कहा गया, रामायण में भी ये कहा गया कि जब राम ने रावण को मार दिया था तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ भी, रावण विद्वान है, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए, ठीक है। अब आज की परिस्थितियों में देखिए शैलेंद्र, मैं कई बार आप ही के चैनल के माध्यम से इस डिबेट में कहता रहा हूं और वो चीज धरातल पर दिखती भी है। बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना व्यवस्थित है कि वह सारी चीजें अपने हर एक, उसके लिए हर चीज के लिए वहां पर एक स्तर है और उसकी कमेटियां बनी हुई हैं, उन चीजों को वहां विभागों में बांटा गया है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने ये बात कही थी कि 28 विभाग हैं जिन पर चीजों को बांटना है। तो चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, या विद्यार्थियों का हो, या अन्य दलितों का हो, किसी भी तरह की जो चीजें हैं उसको, हर चीज को वहां पर प्रेजेंटेशन मिलता है। अब ये देखिए, ये बड़ी बात है कि चुनौतियां, चुनाव की चुनौतियां जो हैं वो राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से होती हैं, क्योंकि आपको जनता के पास जाना है। रणनीतिक चुनौतियां, आपके पास आर्थिक पक्ष एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो रणनीतिक पक्ष है उसमें अब देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि करण महारा को किन परिस्थितियों में हटाया गया और उसके वहां गणेश गुदियाल जी को किन परिस्थितियों में हटाया गया और उनकी जगह करण महारा की, जी धन्यवाद शैलेंद्र, और करण महारा की जिस तरह से वहां ताजपोशी की गई, और उसके बाद ये एक बड़ा लंबा अंतराल है कि 4 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस अभी तक, करण महारा अभी तक अपनी टीम में एक भी अन्य व्यक्ति को नहीं जोड़ पाए हैं, एक भी अन्य व्यक्ति इसमें टीम में नहीं आ पाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों पार्टियों के, दोनों राजनीतिक दलों के, चाहे भाजपा और कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना अपना चुनाव हारे हुए हैं। और इसके बावजूद महेंद्र भट्ट को जब उत्तराखंड भाजपा का चार्ज मिला, उन्होंने चार्ज लेने के 25वां दिन है आज, शायद 25 दिन के भीतर उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर चुके हैं वो। और ये एक तरीके से टीम
और उन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि अब हमें ये जिम्मेदारी मिल चुकी है और अब हमें चुनाव के बैकग्राउंड पर अपनी तैयारियां करनी है, उस रणनीति को तैयार करना है। कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ रही है। जब तक अगर वो आज उसके सामने चाहे भीतरी चुनौतियां जितनी भी रही हों, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 2024 के चुनाव की चुनौती है। उससे बड़ी चुनौती ना तो भाजपा के सामने, ना कांग्रेस के सामने, ना आम आदमी पार्टी है, ना यूकेडी, इनके सामने मैं समझता हूं कि कोई हो सकती है। किसी भी राजनीतिक दल के सामने चुनाव के समक्ष और अन्य कोई चुनौतियां उतनी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है आपको जनता के समक्ष जाना है जहां आपका परीक्षण होना है। और उसमें बीजेपी का जो संवाद है जनता के साथ, और यही कारण है कि हमने अभी विधानसभा चुनाव में जब तमाम समाचार चैनल और जमीन पर भी ये बात निकल करके आ रही थी कि भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है, जनता में कांग्रेस के लिए एक मूड दिखाई दे रहा है, ये तमाम बातें हम पत्रकारों के बीच में, हम टीवी चैनल पे हमने काफी डिबेट की और कई चैनलों में, अखबारों में ये बात निकल करके आ रही थी, सोशल मीडिया पे निकल के आ रही थी। लेकिन ये बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे का, उनका संगठन का कौशल ही है कि उन्होंने जिस तरीके से जनता के साथ संवाद स्थापित करके पूरी बाजी पलट दी और जो उनके जो आंकड़ा निकल करके आया 47 सीटों का, जिसके साथ भाजपा, कांग्रेस ने यहां प्रगति की, कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा है और कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जो कौशल है भाजपा का, इस कौशल को सीखने की जरूरत है, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, इस कौशल को सीखने की जरूरत है तमाम विपक्षी दलों को। बिल्कुल सर। और खासकर यूकेडी को, क्योंकि यूकेडी को लेकर के उत्तराखंड की जनता का एक अलग स्टैंड रहा है। आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है। अभी आम आदमी पार्टी को अपना कुनबा ही सेट करने में समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ नेता बाद में ज्वाइन बाद में करते हैं, वहां त्यागपत्र पहले दे रहे हैं। तो और मैं समझता हूं कि ये यूकेडी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी बड़ी असहज स्थिति हो जाती होगी, क्योंकि वो कब तक किसको कहां तक डिफेंड कर सकें। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन आने वाला चुनाव अगर अभी से तैयारियां नहीं की गई तो जैसा पीसी थपलियाल जी ने कहा, आने वाला चुनाव फिर भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही होगा। बिल्कुल सर। रविंद्र जी के पास आएंगे। रविंद्र जी, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद जो संगठन में जो जिम्मेदारी मिलती है वो अक्सर देखा गया, सभी राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ शीर्ष नेतृत्व ही आखिरी मोहर लगाता है। इसको लेकर भी कहा जाता है जो संगठन के जो लोग हैं वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वो मोहर लगती है, मुख्यमंत्री की ज़्यादा भागीदारी, सहमति नहीं होती। इसको कैसे देखें? क्या मुख्यमंत्री की जो सहमति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? कोई प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के हाथ में है? रविंद्र जी। देखिए, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है, संगठन और सरकार। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, माना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज, लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी में जो तरीका है काम करने का, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग होते हैं। सरकार का इंटरफेयर संगठन में नहीं होता और संगठन का इंटरफेयर सरकार में नहीं होता। संगठन का अपना काम निश्चित रूप से अपने तरीके से जैसा वह करता आया है करता रहेगा। संगठन का काम लोगों के बीच में जाना, सरकार की उपलब्धियों को कहीं ना कहीं संगठन प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार की बेहतर के लिए कर रहा है, काम तो वो प्रदेश की सरकार के लिए कर रहा है, नहीं, बिल्कुल पार्टी के लिए कर रहा है। ये कह देना कि इंटरफेरेंस नहीं है तो ये कहना ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार का, शैलेंद्र भाई की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संगठन में कोई रोल होता है। अच्छा जी। कोई भी कहीं से कहीं तक भी सरकार का संगठन में कोई रोल नहीं होता। सरकार द्वारा किए हुए कार्यों को संगठन जन जन तक पहुंचाता है और लोगों के बीच की कोई अगर ऐसी चीज है तो वो सरकार के पास पहुंचाने का कार्य संगठन करता है। और संगठन, भारतीय जनता पार्टी अपना काम, अपने विस्तार को, अपनी पार्टी के विस्तार को, लोगों में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने को, कार्यकर्ता का निर्माण करना, कार्यकर्ता से नेता का निर्माण करना, ये एक सकल पद्धति है जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से, वर्षों से चली आ रही है। और दूसरी बात आपने कही कि केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगना। देखिए, पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का
और प्रदेश से बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप मैं दूसरे दलों में नहीं जानता कि किस तरीके की क्या स्थिति होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रत्येक स्टेट की, पूरे देश के जितने स्टेट हैं उसकी हर एक स्थिति की उसके पास रिपोर्ट कार्ड है। मंडल से लेके बूथ तक के कार्यकर्ताओं की नॉलेज है उनके पास, पूरी रिपोर्ट है, कौन कार्यकर्ता किस कैलिबर का है, किस लेवल का है। तो ऐसा कहना कि केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगती है जाता। लेकिन आज तक कहा जाता है जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं या महामंत्री जो भी हैं वो प्रदेश सरकार के लिए काम तो करते ही हैं, जो योजना है, जो अच्छाइयां हैं वो घर घर तक, जन जन तक पहुंचाते हैं सरकार की, लेकिन जो रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार में जो चीजें होती हैं सीधे रिपोर्ट जो है वो केंद्र को करी जाती है और उसको लेकर भी कई सारे मतभेद सामने आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस, अभी जैसा कुलदीप जी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां सत्ता में रही हैं, दोनों के अपने तरीके हैं संगठन चलाने के, सरकार चलाने के। आम आदमी पार्टी आई, बहुत दमखम के साथ आई, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। यूकेडी बहुत पुरानी पार्टी है, इस बार यूकेडी की क्या तैयारी होगी सर? देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि आज के तारीख में चुनाव धन बल के आधार पर लड़ा जाता है। ये जो सीखना साखना कुछ नहीं। अगर हमने धन कमाई का सोचना है तो कोई गुजराती लाना पड़ेगा अपना अध्यक्ष, जो 29 खरब रुपए किसी व्यवसायी को दे और वो फिर उसके चुनाव का संचालन करे और राज्य जाए भाड़ में। हमें कभी भी माफिया प्रस्त राजनीति करनी ही नहीं है, चाहे हम सत्ता में आए ना आए। हम सत्ता में उत्तराखंड के वॉच डॉग बन के काम कर रहे हैं और हमारे एजेंडे पे मजबूरन ये लोग काम करते हुए जनता को दिख रहे हैं। पृथक राज्य उत्तराखंड की कल्पना को रचने वाला, जन्म देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल है और ये घुटने टेक के उस दिशा में इन्होंने काम किया। आज हम राजधानी गैरसैंण बोल रहे हैं तो ये गैरसैंण बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जनता को जो विनिंग करने के लिए चुनाव के टाइम पे जब हम जनता के पास जाते हैं तो 10 दिन के अंदर जो धुआं उठता है उस धुएं में हम खो जाते हैं। मीडिया का धुआं, इनके नेताओं का हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का, हम कहां से हेलीकॉप्टर लाएं, हम कहां से हवाई जहाज लाएं, और उन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों में नोटों की गद्दी जाना और जनता को शराब पिलाकर वोट बटोरना, ये इनकी नियति है। जिस दिन जनता समझेगी, आज धीरे धीरे समझने लग गई है, वो ढूंढेंगे हमें कि कहां है हमारे कर्णधार जिन्होंने इस राज्य के लिए हुंकार भरी थी। हम इनकी तरह सेल्समैन, हमारा संगठन ये करता वो करता, संगठन इनका सेल्समैन है और जो फैक्ट्री जो कमाऊ है वो सरकार है और सरकार माफियों द्वारा संचालित होती है। ये सरकार हम देख रहे हैं उत्तराखंड अपूर्व संपदाओं का मालिक है और इन्होंने उस मालिकों को, यहाँ की जनता को आज मजबूर कर दिया है 4 साल की नौकरी के लिए दौड़ लगाना और ऊपर से एसडीएम से प्रमाण पत्र लेना। प्रमाण पत्र हम फौज में भर्ती हुए, हमने कभी प्रमाण पत्र नहीं लिए, हमारी यूनिटेड वो वेरिफिकेशन करती थी। और जो कोई ये लोग ऐसे इन्होंने घुटने के बल पे हमें ला दिया है और कुत्ता बना के छोड़ दिया है। जिस दिन हम क्या इनके आगे क्या करेंगे हम, ये लोग तो आप देखिए आज कांग्रेस भी बौनी पड़ती जा रही है इनके आगे। आज देखिए अगर निशंक एक मंत्री से जमीन में उतरा है तो उसका कारण क्या था? वो एक बार गडकरी के बेटे की शादी में चले गया था, उसकी सजा। आज भाजपा नहीं रही है, भाजपा 2 व्यक्तियों की व्यक्तिगत पार्टी बन चुकी है और ये देश पूरा हमारे हिटलर शासन की ओर जा रहा है। जहां जिस देश के प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से परिवारवाद की बात करे तो आप सोच लो कि उस देश का क्या होगा। जिस देश में हम देख रहे हैं कि परिवारवाद में अमित शाह का बेटा क्रिकेट है वहां पे बन जाता है बोर्ड का, और ये किसी एक पार्टी नहीं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद जो है वो झलक उसकी नजर आती है। खैर वो अलग मुद्दा है। समय कम है, लास्ट कमेंट संगीता जी से लेंगे। संगीता जी, जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि जो बीजेपी का जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, उससे बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तो अभी शुरुआत है उत्तराखंड में, अगर अच्छी चीजें हैं चाहे वो विरोधी पार्टी क्यों ना हो, उससे सीखना अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? संगीता जी। देखिए शैलेंद्र जी, संगठन
जब हर किसी पार्टी का मजबूत होता है तो वो चुनाव में जब जाती है तो उसको सफलता मिलती है। तो संगठनात्मक ढांचा तो हर पार्टी का मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन हर पार्टी का संगठन को मजबूत करने का अपना अपना तरीका है और अपने अपने तरीके से पार्टी काम करती है। और रही सीखने की बात, तो देखिए सिर्फ चुनावी मोड में रहना और फिर सरकार बनाने के बाद काम ना करना, ये भाजपा की कथनी और करनी का जो फर्क है ये हमने देखा है। और उसी के देखते हम देख रहे हैं कि 8 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया। तो आम आदमी पार्टी का ऐसा चाल चरित्र चेहरा नहीं है, वो जिस तरह से संगठन में काम करती है उससे ज्यादा काम वो सरकार में आकर के करना जानती है। और उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो वो जनता से वादे करती है, जो मैनिफेस्टो लेकर के आती है और जब सत्ता में आती है तो उसको पूरा करती है, भाजपा की तरह भूल नहीं जाती है। तो संगठन आम आदमी पार्टी भी अपना लगातार मजबूत बिल्कुल कर रही सभी है। पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी है, उनका तरीका काम करने का। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है बहुत जल्द नई टीम की घोषणा हो जाएगी। देखने के बाद कब क्या होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो नई टीम है उसकी घोषणा हो चुकी है और बाकी जो जिम्मेदारियां 15 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के सामने दबाव है, वो कब नई टीम के साथ सामने आती है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।